kan ik van loggen van ween. Is ruggen van je van lucht. Dimmigen van je hinnen was. Kan hoor ik genoeg. आयरलैंड शांति और सादगी की चाहत रखने वाले लोग यहाँ खूब आते हैं, पर आयरलैंड में और भी बहुत कुछ है। देखिए इसे, ये कितना जादुई है। हमारे पूर्वज यही खाते थे। ये भगवान का तोहफा है। आयरिश भाषा बहुत खास है। संगीत के साथ इसकी जुगलबंदी कमाल है। इसी वजह से हमारे खूब दोस्त हैं। यही हमारी जिंदगी है। ये हमारी रगों में बहता है। जब मैं इसे खुरचता हूँ तो अपने नाखूनों से 5000 साल पीछे जा सकता हूँ। 1 पाइंट गिनेस। ये आयरिश होने की छवियां हैं। आयरिश कैसे बनते हैं? अपनेपन की बहुत गहरी भावना और गर्व। हम रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के पूर्वी तट की यात्रा कर रहे हैं। हम उन लोगों से मिलते हैं जो देश की आधुनिकता के प्रतिनिधि हैं और अपने पूर्वजों के रास्ते पर भी चल रहे हैं। सुबह के 6 बजे आयरलैंड के दक्षिण पूर्वी तट पर। ये आज इतनी सुबह। उसका क्या? वो काफी जल्दी तैयार है। हार्बर मास्टर टॉम करन वेल्स के फेरी की बात कर रहे हैं। अभी हवा पूर्वानुमान से काफी कम है। तूफान की भविष्यवाणी की गई है, लेकिन रॉसलेयर में हल्की हवा ही चल रही है। हम ग्रेट ब्रिटेन के रास्ते पूरा यूरोप पार कर चुके हैं। इसे फ्रांस की तरफ से भी पार किया जा सकता है। ये हवा? ये रॉसलेयर बंदरगाह है। आपको बता दें कि हमारे यहाँ दक्षिण दक्षिण पूर्व से 11 नॉट्स की गति से हवा चल रही है। आप सभी बर्थ नंबर 1 पर सुरक्षित पहुँच सकते हैं। ये फेरी तब तक चलती रहेगी जब तक वो बर्थ 1 या 2 के बराबर ना आ जाए। फिर वो जहाज को स्टारबोर्ड की ओर घुमाना शुरू कर देंगे। फिर वो पीछे की ओर वापस आ जाएंगे। रॉसलेयर बंदरगाह आयरलैंड के लिए बहुत अहम है। हमारे देश में पहले कभी इतना आयात नहीं हुआ है। यहाँ से हर हफ्ते 28 सेलिंग यूके तक होती हैं। 32 सेलिंग द्वीप के बंदरगाह तक होती हैं। तो हाँ, बहुत बिजी रहता है। रॉसलेयर हार्बर कॉपी। शुक्रिया। हम रॉसलेयर बंदरगाह पहुंच गए हैं, लेकिन हमें ट्रेन कहां से लेनी है? रेलवे वहां से बस 200 मीटर दूर है। मेरे ख्याल से रेलवे यहाँ रॉसलेयर के लिए बहुत जरूरी है। 1906 में जब बंदरगाह बनाया गया था, तभी से हमारे पास बंदरगाह तक के लिए रेल लाइन है। मुझे याद है कि जब मैं बच्चा था तब रेलवे लाइन वहीं से आती थी, लेकिन इधर पूरी तरह नीचे तक जाती थी। मतलब जहां हम खड़े हैं, ये ब्रेकवाटर के आखिरी तक जाती थी, जहां वो लाइट हाउस दिख रहा है। ये लाइट हाउस और पूरा बंदरगाह रेलवे कंपनी ने बनवाया था। आज भी राष्ट्रीय रेलवे आयरिश रेल इसका संचालन करती है। ओलिवर डॉयल और उनके पूरे परिवार का रेलवे और बंदरगाह से पुराना नाता है। मेरे दादा यहाँ से करीब 4 किलोमीटर दूर पैदा हुए थे। टीनेज में उन्होंने घाट बनाने में काम किया था। बंदरगाह बनाना मुश्किल काम था क्योंकि उसमें कंक्रीट के बहुत बड़े बड़े ब्लॉक थे। वो बाहर शहर में बनाए गए थे और फिर यहाँ लाए गए थे।
मेरे दादा मसाला भरने और ब्लॉक बिछाने के काम में थे। ये रहे मेरे दादा। उन्होंने रेलवे में खूब लंबा काम किया। रेलवे के साथ मेरा जुड़ाव यकीनन उस वक्त से है जब मेरे पिता देश भर में स्टेशन मास्टर रहे। ये मेरे पिता हैं। वो कुछ वर्षों के लिए यहाँ रॉसलेयर बंदरगाह के हार्बर मास्टर भी थे। ये मैं हूँ, करीब 6 साल का रहा हूँगा। फिर 60 साल पहले मैं यहीं रेलवे में बुकिंग क्लर्क के पद पर भर्ती हुआ। उन्नीस 1906 में जब उन्होंने नया तटबंध बनाया तो यहाँ माहौल बहुत अलग था। यहाँ की इमारतें कम मजबूत थी, सभी लकड़ी की बनी हुई और उनमें कांच की खिड़कियाँ। यहाँ बुकिंग ऑफिस का पिछला हिस्सा है जहाँ मैंने 1962 में काम करना शुरू किया। मैंने इंग्लैंड और वेल्स की सभी जगहों के लिए टिकटें बेची हैं। मेरी रेलवे में बहुत दिलचस्पी थी, इसलिए ये मेरी पसंदीदा नौकरी थी। प्रमोशन होने पर डबलिन जाने से पहले मैंने 4 साल इसके खूब मजे लिए। आयरिश रेल की इंटरसिटी ट्रेन भी डबलिन जाती है। अब 77 के हो चुके ओलिवर को ये ट्रेन पकड़ना आज भी पसंद है। रिटायर हो चुके लोगों के लिए आयरलैंड के भीतर ट्रेन यात्रा मुफ्त है। आज हम उनके साथ आयरलैंड के पूर्वी तट का सफर कर रहे हैं। रॉसलेयर से हम काउंटी वेक्सफोर्ड से होते हुए विक्लो पर्वतों में एक चक्कर लगाने के बाद वापस समुद्र की ओर आते हैं। ट्रेन ग्रेस्टोन्स और डबलिन की खाड़ी में चट्टानों से होकर गुजरती है। राजधानी पहुंचने के बाद यह सफर हाउथ पेनिनसुला पर खत्म होता है। इंटरसिटी ट्रेन दिन में 3 बार चलती है। ओलिवर इसे आयरलैंड का सबसे खूबसूरत रास्ता मानते हैं, लेकिन इस रास्ते पर कम ही लोग आते हैं। ये ट्रेन थोड़ी धीमी है। ट्रेन के साथ ही एक बड़ी अच्छी बस सेवा है जो बहुत कम समय लेती है। ये 1923 में आयरलैंड में रेलवे का नक्शा है। ये रेलवे लेआउट अपने अधिकतम स्तर पर है। खैर, जैसे जैसे सड़कें विकसित हुईं और कारें, वैन और लॉरी सस्ती होती गईं, तो बसों की सेवा भी बढ़ती गई। ये आयरलैंड में ट्रेन के माइलेज में आई बड़ी कमी की पहली वजह थी। यहाँ तक सेवा लगातार चलाना बहुत मुश्किल है। वेक्सफोर्ड काउंटी की राजधानी वेक्सफोर्ड, यहाँ ट्रेन बहुत धीमी हो जाती है। ये अनोखा है। ट्रेन को अगले 1.5 किलोमीटर तक धीरे धीरे चलना पड़ता है क्योंकि यहाँ आम लोग भी साथ चल रहे होते हैं। इसे हम ट्रामवे सेक्शन कहते हैं। इसके एक छोर से दूसरे छोर तक पहुँचने में करीब 12 मिनट लगते हैं। कभी यहाँ बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता था और बड़ी रेल कंपनियां मछलियों से भरी रेलगाड़ियां भी चलाती थीं। जब वेक्सफोर्ड बंदरगाह पर नावें आईं, तो वे दूसरे ट्रैक के किनारे खड़ी होने लगीं, लेकिन तब से बंदरगाह में गाद भर गई है। अब बंदरगाह में पहले की तुलना में मछलियों के लिए छोटी नावें ही आती हैं, लेकिन अब रेल से मछलियां नहीं लाई जाती हैं। लोरेन ओडवायर काउंटी वेक्सफोर्ड में रहती हैं। इस शहर से गुजरते हुए उन्हें सब्र रखना पड़ता है, खासकर जब कोई ट्रेन आ रही हो। आज उनकी किस्मत अच्छी थी, उन्होंने ट्रेन आने से पहले ही इसे क्रॉस कर लिया। लॉरेंस स्टोरी टेलिंग के पेशे में है। वेक्सफोर्ड का इतिहास उनके दिल में बसा हुआ है। आज जहां लोग ट्रेनों और कारों में चलते हैं, वो कभी गतिविधियों का केंद्र था। वेक्सफोर्ड का इतिहास बहुत ही अनोखा है। इसकी वजह ये है कि वेक्सफोर्ड बहुत सारी संस्कृतियों का संगम है। यहाँ वाइकिंग्स हैं, नॉर्मन्स हैं। यहाँ बड़े समुद्री व्यापार का इतिहास रहा है। अगर हम मध्य युग के आखिरी दिनों में वेक्सफोर्ड में घूम रहे होते, तो आपको फ्रेंच, स्पेनिश,
जर्मन और अंग्रेजी सुनाई देती। आप इन सभी अलग अलग लोगों को सुनते, तो ये जगह बहुत सारे लोगों को समेटने वाली बड़ी जगह है। संकरी गलियां वाइकिंग युग की याद दिलाती हैं। वहीं आयरिश अंग्रेजी संकेतों से साफ पता चलता है कि आयरिश लोग खुद को केल्टिक देश की तरह देखते हैं। फिर नॉर्मन्स ने द्वीप पर कब्जा कर लिया। हेनरी द्वितीय ने सेलेस्कर एबी में एक संधि की। इस तरह अंग्रेज राजा ने खुद को आयरिश राजा घोषित कर दिया। ये आने वाली सदियों में कई तकलीफों का सबब बना। What did the English give to us? अंग्रेजों ने हमें क्या दिया? कूटनीतिक रूप से इस सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अंग्रेज आयरलैंड के लिए बहुत बुरे थे। ब्रिटिश क्राउन ने इस देश से बहुत कुछ लिया, लूटा और छीना है। उन्होंने पेड़ और फसलें ले ली। मेरे ख्याल से अंग्रेजों के आने के बाद हमारे पास जो सबसे अच्छी चीजें बची हैं, उनमें से एक है कुछ बड़े महल। जॉन्सटाउन कासल के अंग्रेज मालिक ने आयरिश लोगों को इकट्ठा होने और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने में साथ दिया था। उन्हें आयरिश विद्रोह के लिए मार दिया गया था। एक कहानी जो आपको रुला सकती है। यह भी आयरलैंड है। यहाँ बारिश कभी भी आ सकती है, यूं ही अचानक। मुझे बारिश पसंद है। अब सब कुछ कितना महक रहा है। बारिश जिंदगी में सांसें चलने जैसी है। इसके बिना सब बेकार है। वैसे अभी आप धूप वाले दक्षिण पूर्व में हैं, तो असल में वेक्सफोर्ड में देश के किसी भी दूसरे हिस्से से कम बारिश होती है। हम सूरज के लिए रुकते हैं, फिर उत्तर की ओर बढ़ते हैं। लॉरेन दूसरे रास्ते से शहर चली जाती हैं और ट्रेन स्लेनी नदी के किनारे चलती जाती है। Hello, Brian. Hello, darling. लॉरेन अपनी दोस्तों जोडी और फियोना से मिलने जा रही हैं। मैं उनके लिए कुछ खाने को लाई हूँ। शहर से दूर यहाँ वो कुदरती चीजों पर निर्भर हैं। फियोना प्राकृतिक उत्पाद बनाती हैं, जबकि जोडी प्रताड़ित गधों की देखभाल करती हैं। तो आप इनकी जिंदगी पटरी पर लाती हैं। हम उन्हें हौसला देते हैं, क्योंकि उनके पास ये होता नहीं है। उनमें जरा भी आत्मविश्वास नहीं है। गधों की दुनिया में स्वागत है। अरे यहाँ तो कुछ नए मेहमान भी हैं। कितने प्यारे हैं। कैसे हो? इन तीनों महिलाओं की दोस्ती का राज सिर्फ गधे ही नहीं। मुझे लगता है कि हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम ये काम करते हैं। अलग अलग जगह काम करने के बाद, जैसे तुमने फैशन में किया, जोडी ने अपनी नाव में दुनिया देखी है। मैं फिल्मों में काम करती थी और अब हम सभी जमीन पर काम कर रहे हैं। मेरी और फियोना की परदादी बान फासस थी, यानी आयरलैंड की चुड़ैलें। ये एक परिवृक्ष है। इसकी एक वजह ये भी है कि एक खास त्योहार पर इसमें फल लगते हैं। एक बहुत ही पुराना त्योहार जिसे सावन कहते हैं। सावन का हिंदी में अर्थ है गर्मियों का अंत। इसके पीछे तर्क ये है कि ये जमीन अब बूढ़ी महिला में तब्दील हो गई है। वो कोई बुढ़िया या डायन या दादी है। इसे क्लोन क्लब कहते हैं। मैं तो बोल भी नहीं पा रही। मैं लॉरेन और जोडी ऐसी ही हैं। हम तीनों औरतें पूरी तरह अपने मन की मालिक हैं, पूरी तरह आजाद। हमारे अपने कारोबार हैं, हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं और हमने पाया है कि एकता में शक्ति है। आयरलैंड की बुद्धिमान बुजुर्ग महिलाओं यानी क्रोन्स का ज्ञान आज भी कई रस्मों में दिखाई पड़ता है।
ये नेटल किस लिए है? नेटल का उपयोग सदियों से आत्माओं से छुटकारा पाने, उदासी से निजात पाने, किसी अंधकार, बुरी या नकारात्मक चीज को भगाने के लिए होता रहा है। ये शुद्धिकरण वाला पौधा है। इसके बीज देखो, मैं इन्हें तोड़ती हूँ। ये बड़े स्वादिष्ट हैं। हाँ, आप इन्हें सुखा सकते हैं। सुबह इन्हें मूसली के साथ खा सकते हैं। आप इन्हें कॉर्नफ्लेक्स पर डाल सकते हैं, सलाद में डाल सकते हैं। इनमें आयरन खूब होता है। ये आपको प्राकृतिक ऊर्जा से भर देते हैं। नेटल में मौजूद नाइट्रोजन खून की नसें पतली करता है ताकि ब्लड प्रेशर कम हो और आपके खून में ऑक्सीजन बढ़े। तो हम इसे जलाएंगे और इसका धुआं वातावरण शुद्ध कर देगा। बढ़िया, जैसे मैं तो अशुद्ध थी लॉरेन। तुम एंजल जितनी शुद्ध हो। ये हुई ना बात, फिर से कहो, मुझे यही सुनना है। लॉरेन चारों दिशाओं की आत्माओं से मदद मांगती हैं। Ishkart. Agus Blam, an Spirit, an Ira. लेकिन ये मानना गलत होगा कि ये महिलाएं अपने गुजारे के लिए पूरी तरह जादू टोने पर निर्भर हैं। हेलो। आपको नेटल में मदद चाहिए? हाँ, इसे छांटने में। फियोना अपने पति के साथ वाइल्ड अबाउट नाम की कंपनी चलाती हैं। ये नेटल से खाने की चीजें बनाती है। अपने किसान समुदाय में मेरी खूब हंसी उड़ाई जाती है। अरे तुमने फियोना को देखा है? वो नेटल उगा रही है। या फिर ओ फियोना, नेटल उगाना तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल। दरअसल इसमें थोड़ा सा विज्ञान है। इसके विकास के लिए सामग्री जुटाना, सही खाद लेना। अब हम अपनी खाद खुद बनाते हैं और नेटल में डालते हैं, क्योंकि नेटल शुद्ध नाइट्रोजन है। वाइल्ड अबाउट का मकसद प्राकृतिक और देशी सामानों को ग्राहकों तक पहुंचाना है, क्योंकि महज 1 या 2 पीढ़ी पहले ही ये हमारे मुख्य आहार का हिस्सा थे। हालांकि इसे अकाल के समय का खाना माना जाता था, इसलिए लोगों को ये दिखाने में शर्म आती थी कि वो नेटल खा रहे हैं, क्योंकि इससे गरीबी झलकती थी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये वाकई पौष्टिक है और बहुत स्वादिष्ट भी। नेटल से सिरप भी बनाया जा सकता है। वाइल्ड अबाउट के उत्पाद इनाम जीत चुके हैं और उन्हें फाइन डाइनिंग वाली जगहों में परोसा जाने लगा है। जैसे इस सिरप को एक आयरिश एयरलाइन के फर्स्ट क्लास केबिन में शैंपेन के साथ परोसा जाता है। जश्न मनाओ दोस्तों, काम अच्छे से हो गया। अब सावन की बारी है। मैंने सुना है कि नेटल के पत्ते प्राकृतिक बोटॉक्स हैं। बहुत कमाल है। बुढ़ापे का जूस। ठीक है, मुझे एक बाल्टी दे दो। फिर से चीयर्स, बूढ़ा होने के नाम। इधर ट्रेन काउंटी वेक्सफोर्ड से निकल चुकी है। घाटी में हम फिर से नदी के किनारे सफर कर रहे हैं। आयरलैंड में गोल्फ खूब लोकप्रिय है, तब भी जब मैदान के बीच से रेल गुजर रही हो। एमराल्ड आइल पर कृत्रिम सिंचाई के बिना भी खूब हरियाली है। कुछ हाइकर भी साथ आ गए हैं। नदी संकरी होती जाती है। हम पहाड़ों की ओर बढ़ रहे हैं, जहां से पानी बहता है। आयरिश लोगों का अमृत विकलो पर्वत से निकलता है। गोल चोटियों और घाटियों वाली ये पर्वत श्रृंखला हिमयुग के ग्लेशियरों से बनी है। हालांकि ये 1000 मीटर से छोटी ही हैं, फिर भी ये बहुत ऊंची चोटियां मालूम पड़ती हैं।
अटलांटिक से नजदीकी के कारण यहाँ मौसम कभी भी बदल सकता है। विकलो पर्वत पर कुछ जादुई जगहें हैं। इनमें सबसे मशहूर है ग्लेंडोला। फादर माइकल रोजर्स ने यहाँ एक आध्यात्मिक केंद्र बनाया है। हम सूरज उगने की दिशा यानी पूरब की ओर मुड़ते हैं। ईसाई परंपरा में उगता सूरज पुनर्जीवित ईसा मसीह का प्रतीक है। हम दक्षिण की ओर मुड़ते हैं। ये पृथ्वी और पृथ्वी से पैदा होने वाली समृद्धि की दिशा है। हम उत्तर की ओर मुड़ते हैं, जो हवा की दिशा है। हम ये हवा सांसों में गहरे तक भरते हैं। हम पश्चिम की ओर मुड़ते हैं, जो सूरज डूबने की दिशा है, जहां से बारिश आती है, जो अब धीरे धीरे हम पर गिर रही है। हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें जल का आशीर्वाद दिया। ये जगह अपने भीतर झांकने के लिए है। ये जगह इस काम के लिए मुफीद लगती है, क्योंकि यहाँ रोशनी और अंधेरा दोनों हैं। ये इंसान की यात्रा को दर्शाता है। हमें रोशनी तक पहुँचने के लिए अंधेरे से गुजरना पड़ता है। इसीलिए ऐसी धुंधली सुबह में भी बाहर आना इतना खूबसूरत है। हम जानते हैं कि रोशनी हमारे चारों ओर फैली हुई है। ये जगह एक तरह का किनारा है, ऐसी जगह जहां आप किनारे पर खड़े हैं। आपका एक पैर इस दुनिया में है और एक पैर दूसरी दुनिया में। ग्लेंडलॉ का कब्रिस्तान। सुबह के वक्त यहाँ अपने मन के अंदर झांका जा सकता है। पहले यहाँ एक मठ था, फिर 19वीं सदी में यह कब्रिस्तान बन गया। इसकी निशानी एक गोल टावर है। फादर माइकल इसकी बनावट की तारीफ करते हैं। आध्यात्मिक केंद्र में उनके उत्तराधिकारी भी इसकी तारीफ करते हैं, जो खुद इंजीनियर हैं। ये घंटाघर लोगों को प्रार्थना के लिए बुलाने और खतरे बताने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ वो खुद को महफूज रखते थे। यही वो जगह है जहाँ उन्होंने हमलों के वक्त मठ के खजाने की रक्षा की। मतलब कोई मठ लूटने आ रहा हो तो। ये बहुत सुंदर बना है। हाँ, आपको भी अच्छा लगा। आप इंजीनियर हैं। हाँ, मैं हैरान हूँ कि ये 1000 साल से यहाँ खड़ा है। कोई नींव नहीं, बिल्कुल सीधा, खूबसूरती से ऊपर पतला होता हुआ। हाँ, सब हाथ से किया हुआ, कोई क्रेन नहीं, कोई मचान नहीं। वो इसके चारों ओर लकड़ी के खंभों और इन छेदों से मचान बनाते होंगे। आप वो छेद देख सकते हैं। अब उनमें चिड़िया रहती हैं। सब कुछ प्रकृति को लौट जाता है। ये हमसे बात करता है। जब हम यहाँ आते हैं, लगता है हम घर आ गए हैं। हमें घर जैसा लगता है। हम पहाड़ों से वापस समुद्र की ओर मुड़ गए हैं। रेल से आयरलैंड के पूर्वी तट की यात्रा। ये रास्ता यहीं पर समुद्र तट के सबसे करीब है और ग्लेस्टोन से थोड़ी ही दूर। वैसे तो इंटरसिटी ट्रेन भी डबलिन जाती है, लेकिन ओलिवर ग्लेस्टोन्स में ट्रेन बदलते हैं। वो बिजली से चलने वाली ट्रेन से जाना चाहते हैं। इसका नाम है डबलिन एरिया रैपिड ट्रांजिट यानी डार्ट। वो अपनी नौकरी वाले रास्ते पर चल रहे हैं। मैं कुछ वक्त के लिए डार्ट में मैनेजर था। जब हमने डार्ट के लिए सिग्नलिंग सिस्टम खरीदा था, तब मैं अमेरिका में था। फिर मैं अपने खरीदे हुए सिस्टम की देखभाल भी कर रहा था, तो ये सब बहुत मजेदार था। हेलो सीटीसी। ब्रे में पहले प्लेटफॉर्म पर
12:05 है ना? सिग्नल का इंतजार है। शुक्रिया ड्राइवर साहब। चीयर्स। ट्रेन ग्रेस्टोन्स से हाउथ की ओर जा रही है, तो वो ब्रे और ग्रेस्टोन्स के बीच सुरंगों से गुजर रहे हैं। वो सुरंग नंबर 4 में है और ब्रे पहुंचने में लगभग मेरे हिसाब से 7 मिनट की दूरी है। डबलिन में सीटीसी नाम वाले कंट्रोल सेंटर की निगरानी में डार्ट चट्टानों के साथ साथ चलती है। इस रास्ते के साथ ही एक पैदल रास्ता भी है, वहां से शानदार नजारा दिखता है। ट्रेन अभी सिंगल लाइन पर चल रही है और अब वो ब्रे में स्टेशन पर आ रहे हैं। तो जैसे ही वो प्लेटफॉर्म 1 पर आएंगे तो ये यहाँ से निकल जाएंगे और ग्रेस्टोन्स की ओर बढ़ जाएंगे। तो आपको इस पर नजर रखनी होती है। ब्रे लगातार चलता रहता है। ब्रे से हर कुछ मिनट में ट्रेनें निकलती हैं। मैं 12 सालों तक सीटीसी का मैनेजर था। वहाँ मुझ पर सिग्नलमैन, इलेक्ट्रिक कंट्रोल ऑपरेटर और गेट कीपर की जिम्मेदारी थी। मैं टाइम टेबल भी तैयार करता था। मेरे कुछ कर्मचारी टाइम टेबल बनाते थे और फिर कंट्रोल रूम में बाकी कर्मचारी उसके मुताबिक काम करते थे। मैं ट्रैफिक की दिशा बदलने वाला हूँ और ग्रेस्टोन सिग्नल को इसे स्वीकार करना होगा ताकि ट्रेन नीचे जा सके। मुझे थोड़ा ध्यान देना होगा। हाँ, हमेशा कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो फिर अगर मैं ब्रेक लेना चाहूँ तो एक साथी है जो मेरे ब्रेक के दौरान यहाँ बैठ जाएगा। ऐसे ही चलता है। टुनलेरा का शानदार बंदरगाह। हर वो इंसान जो किसी खास वर्ग से जुड़ा है उसके पास यहाँ नाव है। हमारे सामने आयरलैंड की सबसे पुरानी रेलवे लाइन है। 1834 से ही डबलिन खाड़ी के किनारे ट्रेन चल रही है। हम आधुनिक राजधानी के पास पहुंच रहे हैं जहां कुदरत और उद्योग मिलते हैं। यही डबलिन है। जैसे जैसे हम एक से दूसरे उपनगर की ओर बढ़ते हैं, डॉट में भीड़ होती जाती है। सड़क के बजाय ये सीधा रास्ता यात्रियों के लिए वरदान है। हम डबलिन सिटी सेंटर पहुंच चुके हैं। लिफी नदी आयरिश महानगर के बीचों बीच से गुजरती है। As the light declines, I remember Dublin City in the rare old times. All the years they've made me bitter. यहाँ के गानों में डबलिन का अतीत और वर्तमान गूंजता है। As Dublin it keeps on changing. केल्टिक टाइगर यानी 20 साल पहले आया आर्थिक उछाल। इससे इमारतों की कीमतें बढ़ गईं। लिफी नदी के किनारे बसे फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में आधुनिक इमारतें पुरानी ऐतिहासिक इमारतों की जगह ले रही हैं। जरूरी नहीं कि ये आयरिश युवाओं को रासा है। कई लोग अपना पुराना डबलिन संरक्षित देखना चाहते हैं। यहाँ आसपास जो भी इमारतें दिख रही हैं, वो एक ऐसे आइलैंड की प्रतीक हैं जो मुझे नापसंद है। ये देखने में अजनबी सा लगता है, जैसे हमेशा कुछ ना कुछ नया दिखता रहता है। मुझे ये बिल्कुल सुंदर नहीं लगता। ये गाना उस पूंजीवाद पर टिप्पणी है जो डबलिन को निगल रहा है, जिसे हम खो रहे हैं। हमारे मन में एक विचार था कि हम अपना देश कैसा चाहते हैं। ये सामाजिक लोकतंत्र होना चाहिए था। अब आप यहाँ चारों तरफ देखें तो आपको सिर्फ पैसा ही बोलता दिखेगा। As the light declines, I remember
अगर सरकार इसे बदलने के लिए कुछ नहीं करती है तो हर जगह कारोबार और होटल खुल जाएंगे। हजारों लोग विरोध के लिए बाहर निकले। हम पूरे शहर में घूमे और डबलिन सिटी काउंसिल पहुंचे। वो कॉबलस्टोन पब पर एक होटल बनाने की कोशिश कर रहे थे, एक 9 मंजिला होटल। हमने इसका विरोध किया और उन्हें फैसला बदलना पड़ा। ये एक तरह की क्रांति थी। कोबलस्टोन पब डबलिन के सबसे पारंपरिक पबों में से एक है। इस जगह पर 400 से ज्यादा सालों से पब है। टोमास ओमिएब का परिवार इसे 36 सालों से चला रहा है। तब से ही संगीत हर शाम की खासियत रही है। हम यहाँ दोस्तों से मिलने आते हैं, अनजान लोगों से भी। यहाँ हर उम्र के लोग हैं। ये हमारी मैम है। ये आकर हमारे साथ म्यूजिक बजाती हैं। क्योंकि उन्हें म्यूजिक पसंद है और इसे अकेले बजाने के बजाय लोगों के साथ बजाना अच्छा है। हम किसी को मना नहीं करते। आपको सीट मिल जाए तो शामिल हो जाइए। आप म्यूजिक बजाएंगे, बाकी सब अपनी राय देंगे। यहाँ सब एकजुट हैं। यही हमें अपना मकसद और जगह मिलती है। ये हमारी रगों में बहता है। यहाँ वायलिन या टिन विसल जैसे सिर्फ आयरिश यंत्र ही नहीं बल्कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं। और टैप से आयरिश बियर बह रही होती है। अमूमन एक गिनेस या शायद 2-3। संगीतकारों के लिए एक बोरिंग वक्त। अभी एक ही धुन बार बार बजाई जाएगी जब तक वो आपके दिमाग में न चढ़ जाए और आप थिरकने न लगें। संगीतकार भी साथ साथ पीते हैं, पर वो क्या पीते हैं? 3-3 पिए या ना पिए। जैसे आज हम नहीं पी रहे हैं, पर हम आ जाते हैं। अगर आप हर रात म्यूजिक बजाएंगे और शराब पिएंगे तो आप में गाते रहने की ताकत ही नहीं होगी। आप किसी काम के नहीं रहेंगे। आम लोगों की सोच से उलट हम सभी शराबी नहीं हैं। अब तो पानी पीकर भी अफसोस हो रहा है। पानी भी लजीज है, खासकर आयरिश पानी। हमारे पास इसके लिए एक शब्द है। हम इसे इश्क का बहा कहते हैं। आयरिश में इसका मतलब है वाटर ऑफ लाइफ। इसका एक मतलब विस्की भी है। तो पानी तो हमें चाहिए। हम फिर से महानगर से बाहर निकल रहे हैं। घनी आबादी वाले छोटे शहर तट की ओर फैले हुए हैं। ट्रेन पूरब की ओर मुड़ती है और हम हाउथ पेनिनसुला पहुंचते हैं। हाउथ प्रकृति और संरक्षण में रुचि रखने वाले शहरी निवासियों के लिए मनोरंजन की लोकप्रिय जगह है। हाउथ का बंदरगाह। स्थानीय लोग अब सिर्फ मछली पकड़ने का ही काम नहीं करते हैं। यहाँ हर तरह की नावों के लिए जगह है। यहाँ से आप आयरलैंड साई नाम के मशहूर द्वीप की यात्रा कर सकते हैं। हवा पीछे की ओर है। हम इन्हें तैयार कर लेंगे। ओके, रेडियो ऑन। ड्यूअल वॉच। तेल का दबाव ज्यादा, तापमान ठीक है, बैटरी ठीक है। ओके, चलने को तैयार। शेन और इयन नेचर टूरिज्म के पेशे में हैं। वो अपने देश के जीवों की सुरक्षा के लिए भी काम कर रहे हैं। मैं आगे बढ़कर अंदर जाऊंगा और देखूंगा कि हम कितनी सीलें देख सकते हैं। इयन और मैं स्कूल में एक ही क्लास में थे। हम दोनों साथ साथ यही सब करते हुए बड़े हुए। यहाँ एक बच्चा होना सील की तरह होना था। सील दिख रहे हैं, बाहर जाकर देखो। देखो क्या दिखता है। मुझे करीब 4 दिख रहे हैं। तुम देख सकते हो? शेन, मुझे लगता है कि वहाँ चट्टानों पर कुछ सील हैं। मुझे कुछ सील दिख रहे हैं। देखो, गिनकर देखो कितने हैं। ओके। एक पीला सा और एक उधर चट्टान पर बैठा है।
तुम उन्हें बता सकते हो कि सन प्रोटेक्शन फैक्टर 50 लगाए। कैसे? वो पीले से हैं, उतने लाल नहीं हैं। ये असल में इस प्रजाति की खासियत है। युवा ग्रे सील का रंग बड़ा हल्का होता है। शेन, मैंने 31 गिने। देखो, वो मिलने आ रहा है। लगता है कि इससे उनका मन शांत होता है। असल में वो वाकई में करलियू की आवाज है। ये खास पक्षी है। पहले ये बहुत आम हुआ करते थे, पर अब काफी कम है। हम इसे हर समय सुनते थे, इसलिए बचपन से ही ये मेरे दिमाग में है। शायद सील को भी करलियू की आवाज उतनी ही याद आती है जितनी मुझे। हालांकि सील को आवाज लगाते ये शख्स कभी सफल मैनेजर थे जो ज्यादातर हवाई सफर करते थे। मैंने इंडस्ट्री में लंबे समय तक कड़ी मेहनत की, और इसे बहाना कहिए या मेरी वजह, पर मुझे अपना परिवार पालना था। जब मेरा आखिरी बच्चा, मेरा तीसरा बच्चा 20 साल से ज्यादा का हो गया, तो मैं जो कर रहा था उसका कोई बहाना नहीं बचा। मेरा अपना कार्बन फुटप्रिंट 50 टन हो गया था। मुझे वो इंसान पसंद नहीं था जो मैं बनता जा रहा था, इसलिए आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। हाउथ पेनिनसुला में प्रकृति प्रेमियों के लिए बहुत कुछ है। मैं नेशनल ट्रांसपोर्ट म्यूजियम में पहली बार आया हूँ। हमारे कलेक्शन में खासकर वो गाड़ियाँ शामिल हैं जिन्हें हम संभवतः कमर्शियल गाड़ियाँ कहते हैं, जैसे ट्रक, बस, ट्राम। अच्छा, तो स्वागत है। शुक्रिया। हमारे एक्सपर्ट ओलिवर को रेलवे से प्यार है। वो नेशनल ट्रांसपोर्ट म्यूजियम की रेलगाड़ियों पर खासा ध्यान देते हैं, जैसे डबलिन की ऐतिहासिक ट्राम। एक गाड़ी ने खासकर उनका ध्यान खींचा, द हिल ऑफ हाउथ ट्राम, जो पेनिनसुला के साथ साथ चलती थी। चलिए हम 9वें नंबर पर चढ़ते हैं। शुक्रिया। हम ऊपर चढ़कर देखेंगे कि यात्रा कैसी होती थी। मुझे लगता है कि हम यहाँ बैठकर थोड़ी बातचीत भी कर लेते हैं ओलिवर। हाँ, मैं आपको दिखाने के लिए कुछ फोटो भी लाया हूँ। ये कोस्टल स्ट्रिप की है। ये जाहिर है कि गर्मी का कोई दिन था। बहुत सारे लोग ऊपर डेक पर हैं। हिल ऑफ हाउथ ट्राम के ऊपर फिर से बैठना और वहाँ का माहौल देखना अच्छा लग रहा है। ये तार से बना पिंजरा लोगों को पेड़ों की लटकती शाखों से बचाने के लिए बनाया गया था। अच्छा होगा अगर ये अब भी वहाँ हो और पर्यटकों को आकर्षित करे। अगर आप हाउथ से और भी कुछ चाहते हैं तो शेन सही शख्स हैं। पेनिनसुला के जंगलों में प्रागैतिहासिक खजाना छिपा हुआ है। एक ढही हुई डोलमेन कब्र। शेन ऐसी जगह जाते समय अपनी सारी इंद्रियां खुली रखते हैं। वो आयरलैंड को सूंघ सकते हैं। बारिश, पुरानी गर्मियां और उससे भी पुरानी चट्टान, कुदरत, ड्रूड और भी बहुत कुछ। ये पिरामिड से भी पुरानी है और पाषाण काल से भी पुरानी है। 5000 साल पुरानी। अगर मैं अपने जीवन काल में या इस सदी में या फिर सहस्त्राब्दी तक मैं घटी कोई खास चीज याद करूं जो मेरी नजर में अहम है और जिसने सब बदल दिया, तो वही ये पत्थर हैं जो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, क्योंकि बदलता नहीं है कुछ। ये एक थमा हुआ पल है, यहाँ की जिंदगी का हिस्सा बनना। ये ऐसा है जैसे आप पेड़ों की पत्तियों और पक्षियों के साथ कोई राज साझा कर रहे हों। मुझे लगता है कि असल में हम सब यहीं के हैं। खुशी के पल किसी भी शक्ल में आ सकते हैं। हाउथ हेड इस पेनिनसुला की एक चोटी है, स्वर्ग जैसी जगह है।
एक शख्स पुराना ट्राम रूट पढ़ रहा है, वहीं दूसरा आयरलैंड का अपना अनोखा सपना जी रहा है। ओलिवर उन तमाम रेलवे लाइनों के बारे में सोचते हैं जो अब नहीं हैं। अब रेलवे माइलेज बढ़ाने की प्रवृत्ति आ गई है। कई साल पहले बंद हुई लाइनों को फिर से खोलने की योजना है। इनमें से कुछ कभी नहीं खुलेंगी क्योंकि ये दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में है, सिवाय पूर्वी तट पर जहाँ से डबलिन तक खूब आवाजाही होती है। और हाँ, मुझे बहुत उम्मीद है कि यहाँ अच्छी संभावनाएं होगी। कुछ लाइनों को फिर से खुलते देखना अच्छा होगा। शेन बताते हैं कि उन्हें आयरलैंड इतना कमाल क्यों लगता है। मुझे यहाँ की जलवायु पसंद है। मैं नहीं चाहता कि यहाँ धूप होती या आसमान में बादल कम हो। मुझे ये हवाएं पसंद हैं। हमें यूरोप के लोगों जैसा होने की जरूरत नहीं है। हम जैसे हैं वैसे ही रह सकते हैं। अपने दिल में थोड़ा सा जंगलीपन, एक तरह से कहें तो सहज होने की आजादी। ये बुलबुलों जैसे पल, हम इनके पीछे भागते हैं और बहुत अच्छा वक्त बिताते हैं। ये सब आयरिश है। ये मेरा आयरलैंड है। हम जहाज से ही वापस जा रहे हैं, अपने दिलो दिमाग में आयरलैंड में बिताए हुए वक्त की यादें भरकर। Ik känner någon så när så